चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मीन्स उसको बोलते हैं प्रकाशीय समायता। चलिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें इसके बारे में बता देता हूं। जेई मेंस की बात करें या एडवांस की बात करें, दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट मान के चलिए हर एक दो साल में इसमें से क्वेश्चन आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत केयरफुली इसको समझना होगा। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मैं पहले ही बता देता हूं कि जो मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे उन मॉलिक्यूल को तुम्हें ठीक से विजुअलाइज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि वो मॉलिक्यूल 3D में कैसा होगा, तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझाने की। ठीक है, और ऑर्गेनिक में जो आगे के चैप्टर होंगे, जो हम धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे, उसमें भी इस टॉपिक का बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए अब हमारी ड्यूटी बनती है कि इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है उसकी बात कर लें। तो डेफिनेशन इसका होता है यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचनात्मक सूत्र भी समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न हो, प्रकाशीय समावेवी कहलाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचनात्मक सूत्र भी समान हो, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, के प्रति उनका व्यवहार भिन्न भिन्न हो, प्रकाशीय समावेवी कहलाते हैं। अब ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम बता सकते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले यहां पर हम लेते हैं ये एक ऑर्डिनरी लाइट, सामान्य प्रकाश। ये एक सामान्य प्रकाश है जिसको एक निकोल प्रिज्म, ये एक निकोल प्रिज्म होता है। जब इस सामान्य प्रकाश को इस निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, ठीक है, तो ये निकोल प्रिज्म की एक खासियत होती है कि इसमें इसके मीडियम के जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं, हर एक दिशा में जो भी वाइब्रेशन होता है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और एक ही वाइब्रेशन को अपने से पास करता है। तो ये जो इसमें से लाइट पास होती है, इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और इसी को बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और शॉर्ट में बोला जाता है पीपीएल। तो या तो इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहें या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहें, एक ही बात है, याद रखना। ठीक है, तो कहने का मतलब निकोल प्रिज्म का मतलब क्या है, ये देखो होता क्या है। जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में से संचरित होता है तो उसके माध्यम के जो कण होते हैं वो उसके जो प्रोपोगेशन जो डायरेक्शन होता है उसके लंबवत दिशा में हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होता है, तो उसको हम इससे शो करते हैं। मतलब इसमें जो ये एरो बना रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक दिशा में इसमें वाइब्रेशन हो रहा है। तो जब इस सामान्य लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो सारे के सारे वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिवाय एक के। बस एक ही डायरेक्शन के वाइब्रेशंस पास होते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा जी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहां से शुरू होता है। अब इस लाइट को, ये एक ट्यूब होती है जिसको पोलरीमीटर ट्यूब कहते हैं। ठीक है, उस पोलरीमीटर ट्यूब में पदार्थ जो भी होता है उसको भरा जाता है। प्रकाश सक्रिय यौगिक को इसको भरते हैं, किसी भी एक विलायक के साथ इसमें फिल करते हैं, भर देते हैं। उसमें से जब इस लाइट को पास करते हैं तो ये लाइट का जो प्लेन होता है, ये प्लेन किसी एक दिशा में घूम जाता है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो वे यौगिक जो इस प्रकाश के तल को घुमा देते हैं वो प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। और प्रकाश सक्रिय यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इनको स्मॉल डी से या फिर प्लस से भी शो करते हैं। ये जान करके थोड़ी सी टर्म्स मैंने इंग्लिश में लिखी है, जरूरी है इनको समझने की कोशिश करना। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। तो जो लाइट के प्लेन को ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दें तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इनको स्मॉल डी या प्लस साइन से शो करते हैं, और हिंदी में बोलते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक।
और अगर लाइट के प्लेन को जो एंटी क्लॉक घुमा दें, एंटी क्लॉक का मतलब थीटा उसका नेगेटिव हो जाता है, इनको बोलते हैं लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी। और इसको शो करते हैं स्मॉल एल से या माइनस से। याद रखना ये प्लस और माइनस मैथमेटिक्स वाला प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। मतलब किसी के नाम के आगे प्लस या माइनस लिखा है मतलब वो डेक्स्ट्रो है, शॉर्ट में इसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे और इसको लीवो बोल देंगे शॉर्ट में, ठीक है। या स्मॉल डी या कैपिटल स्मॉल डी या स्मॉल एल, या मतलब यूं कहूंगी किसी के नाम के आगे स्मॉल डी लिखा हो या स्मॉल एल लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, वो या तो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा, ठीक है। वाम ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। अब देखो ये डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है प्रकाश सक्रियता का, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो कई यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी एक दिशा में घुमाने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं और यौगिक का यह गुण प्रकाश सक्रियता कहलाता है। जो प्रकाश के तल को किसी एक दिशा में, किसी एक दिशा का मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, वे यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ये लिखा हुआ दक्षिण ध्रुवण घूर्णक मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक मतलब लीवो रोटेटरी। तो जो पीपीएल लाइट के प्लेन को, पीपीएल का मतलब क्या हुआ, पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश, तो जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्लेन को क्लॉकवाइज घुमा दे वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और वाम ध्रुवण घूर्णक का मतलब जो पीपीएल लाइट के प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे वो लीवो रोटेटरी होगा, वाम ध्रुवण घूर्णक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट। यहां पर ये जो थीटा होता है ये थीटा कहलाता है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी भी बात करेंगे। तो यहां पर देखो, अब बात इसमें ये आती है कि ऐसे कौन से यौगिक हैं जो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है और कौन सा प्रकाश असक्रिय है। असक्रिय का मतलब जो प्रकाश के तल को ना घुमा सके वो प्रकाश असक्रिय। तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा यौगिक प्रकाश सक्रिय है और प्रकाश असक्रिय है। तो देखो, प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करने के लिए अणु किरेल, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कायरल, तो या तो किरेल कहो या कायरल कहो, एक ही बात है। तो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करने के लिए अणु किरेल होना चाहिए, मतलब वे यौगिक जिनका अणु किरेल है वो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेंगे। अब किरेल अणु क्या होता है, अब उसकी भी बात कर लें। किरेल अणु मतलब कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा अणु किरेल है और कौन सा अकिरेल है। तो देखो, वे अणु जिनमें सममिति तल पीओएस, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस प्लेन ऑफ सिमेट्री, हिंदी में बोलते हैं सममिति तल। तो वे अणु जिनमें सममिति तल तथा केंद्र सममिति, केंद्र सममिति का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, शॉर्ट में कहा जाएगा सीओएस, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों ही अनुपस्थित हो किरेल अणु कहलाते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जिसमें पीओएस भी ना हो और सीओएस भी ना हो, दोनों ही अनुपस्थित हो, ऐसे अणु किरेल अणु कहलाते हैं। अच्छा, इनको पता करने का एक तरीका और है, ये रहा दूसरा। अच्छा, ये पीओएस सीओएस क्या होते हैं, कैसे पता करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी हम बात करेंगे इसमें। सेकंड एक और होता है पता करने का तरीका कि किरेल है या नहीं है। वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो किरेल अणु कहलाते हैं। वे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो किरेल अणु कहलाते हैं। तो किरेल अणु के पता करने का दो तरीका, पहला तरीका तो क्या कि या तो पीओएस और सीओएस चेक कर लो, अगर पीओएस सीओएस दोनों ही एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो यौगिक किरेल होगा। और दूसरा तरीका एक और है कि उस अणु का दर्पण प्रतिबिंब बनाए, मिरर इमेज बनाए, और मिरर इमेज बनाकर उसको हम सुपर इम्पोज करें। सुपर इम्पोज का मतलब अध्यारोपित करें, और अगर वो अध्यारोपित ना हो तो किरेल, और अध्यारोपित हो जाए तो अकिरेल।
और अगर अकिरेल है तो वो प्रकाश असक्रिय होगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहां तक तो हमने बात करी है। अब इसी के आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हमें पता पड़ेगा कि पीयूएस सीयूएस है या नहीं है, होता क्या है, ये सब बात करेंगे। और कैसे अध्यारोपित होता है, कैसे अध्यारोपित नहीं होता है, इन सब की हम बात अभी करेंगे। चलिए अब देखिए, नेक्स्ट हमने लिया है कायरलिटी, मीन्स उसको बोलते हैं हिंदी में किरेलता। जैसे मैंने तुमसे भी कहा था यहाँ पर कि किसी भी अणु का प्रकाश सक्रिय होने के लिए क्या जरूरी है कि अणु किरेल होना चाहिए। और अणु किरेल इन दो तरह से हो सकता है, या तो उसमें पीयूएस और सीयूएस अनुपस्थित हो, या फिर वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो। तो देखिए, इसी को हम बोलते हैं कायरलिटी। जैसे हमने यहाँ पर मान लीजिए एक इंग्लिश का जो लेटर होता है ए, इस लेटर को हमने यहाँ पर लिया, ए को लिया। अब देखना, इसको ध्यान से अगर हम देखें तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसका एक ये मिरर बना लेता हूं, ये मैंने एक इसका दर्पण यहाँ पर कंसिडर करा। ठीक है, अब देखो बदी, अगर ये लेटर ए है, ये इसका इमेज है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? डेफिनेटली यहाँ पर ए का मिरर इमेज ए ही बनेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यहाँ पर ये लेटर पी है, इस पी का अगर हम मिरर इमेज बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ये देखो, ये हमने मिरर बनाया, तो पी का यहाँ पर मिरर क्या, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? इस लाइन का जितनी दूरी पर ये लाइन इस दर्पण से है, उतनी ही दूरी पर इधर भी होगा। अब ये पी का लूप इधर है, तो इसका लूप उल्टा हो जाएगा, इमेज हमेशा उल्टा बनता है। अब ठीक है, तो ए का इमेज ये बना और पी का इमेज ये बना। अब देखो, अगर मैं इस ए को एज इट इज जैसा है वैसे के वैसा उठाकर अगर इसके ऊपर रखूं, तो आप देखेंगे कि ये वाला एज इट इज इसके ऊपर अध्यारोपित हो जाता है। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है और ये इस पर अध्यारोपित हो रहा है। इसका मतलब लेटर ए जो है ये बेसिकली है क्या? ये अकायरल है। अकायरल का मतलब अकिरेल, अकिरेल का मतलब ये प्रकाश असक्रिय होगा, मतलब ये प्रकाश के तल को रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इस पी को उठाकर इस पी के ऊपर रखें तो ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाता, ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो पाएगा, तो ये होगा कायरल। कायरल का मतलब क्या हुआ? किरेल। और किरेल का मतलब ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? प्रकाश सक्रिय होगा। तो ऐसे अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो वो किरेल होंगे, और किरेल होंगे तो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेंगे। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं और ले सकता हूं कि यहां पर जैसे ये देखो, ये मेरा दायां हाथ है, ठीक है, और ये मेरा बायां हाथ। अब अगर मैं बीच में इसका मिरर मानूं, ये मिरर है, तो आप देखेंगे कि इस दाएं हाथ का दर्पण प्रतिबिंब कौन है? ये बायां हाथ, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, अब मैं अगर इस हाथ को उठाकर इसके ऊपर एज इट इज बिना उल्टा पुल्टा करे अगर मैं इसके ऊपर ऐसे रखूं तो ये अध्यारोपित नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि ये जो हाथ है ये एक कायरल ऑब्जेक्ट है, ये एक किरेल, हम कह सकते हैं कि ये जो भी मैं ये इस हाथ को मैं कह सकता हूं कि ये किरेल है। तो जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो पाए वो किरेल। आई बात में। और अगर कोई अणु में ऐसा हो जाए कि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित ना हो तो वो किरेल अणु होगा, और अगर किरेल अणु है तो वो प्रकाश सक्रियता शो करेगा। ठीक है, तो प्रकाश सक्रियता शो करने का तरीका एक तो ये हुआ कि कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसका इमेज कंसिडर करो और उसको उस इमेज के ऊपर अध्यारोपित करके देखो, अध्यारोपित ना हो तो प्रकाश सक्रिय। लेकिन हर एक अणु के लिए ये करना बहुत आसान नहीं होता है। कई मॉलिक्यूल, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं कि उस मॉलिक्यूल का इमेज बनाना फिर उसके ऊपर अध्यारोपित करना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए आसान तरीका है कि मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस एंड सीओएस चेक कर लें। पीओएस का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सीओएस का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब ये क्या होता है तो देखो, तो अब हम बात कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। पीओएस शॉर्ट में बोलेंगे सममित तल। क्या होता है देखो, यदि कोई काल्पनिक तल, कोई इमेजिनरी प्लेन किसी अणु को दो बराबर भागों में विभाजित करे
तथा दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो तो इसे तल संमितता कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो अलग, मतलब बीच में से हम मॉलिक्यूल को काटें और वो मॉलिक्यूल दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाए और दोनों भाग एक जैसे हों और एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब भी हो। तो अगर ऐसा है तो मतलब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे मैं यहां पर फिर से इसी की बात करूं, मैंने ये लेटर लिया यहां पर ए। अब बताओ इसके अंदर मुझे पीओएस चेक करना है, तो बताइए इसमें पीओएस है या नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इसमें पीओएस है। कैसे है, इसको मैं ऐसे बीच में से ऐसे कट कर दूं तो देखो ये लेफ्ट वाला भाग और राइट वाला भाग एक दूसरे के मिरर इमेज है। इसका मतलब इसमें पीओएस है और इसको बोलूंगा मैं सिग्मा से, इसको बोलूंगा सिग्मा वी का मतलब वर्टिकल, मतलब इसमें पीओएस है। कौन सा पीओएस है, सिग्मा वी है, सिग्मा का मतलब पीओएस है। इसी प्रकार से मैं लेटर बी ले लू, ये मैंने यहां पर लेटर बी लिया। अब मुझे बताना, बताइए क्या इसके अंदर पीओएस है क्या। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं सामने से तो ये कट नहीं होगा, लेकिन अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कट करूं तो ये इजीली कट हो जाता है। मतलब ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग का मिरर इमेज है, मतलब इसमें भी पीओएस है। कौन सा पीओएस है, तो इसको मैं कहूंगा सिग्मा एच है। सिग्मा का मतलब पीओएस और एच का मतलब हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और लेटर में ले सकता हूं एच, ये मैंने ले लिया हाइड्रोजन, मतलब एच ले सकते हैं। अब बताइए इसके अंदर पीओएस है क्या, तो इसको देखो, इसको मैं यहां पर ऐसे भी कट कर सकता हूं, ये ऐसे भी कट जाएगा और ये ऐसे भी कट जाएगा, दोनों तरह से कट सकता है। इसका मतलब इसके अंदर सिग्मा वी भी है और इसमें सिग्मा एच भी है, मतलब वर्टिकल पीओएस भी है और हॉरिजॉन्टल पीओएस भी है, दोनों पीओएस है। तो मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पीओएस भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, ऐसे कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बाद ये तो हुआ पीओएस। अभी इसके बाद हम इसके बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करेंगे पीओएस एंड सीओएस के। अभी हम बस इतनी सी बात कर रहे हैं कि पीओएस होता क्या है और सीओएस क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हमने लिया सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस, हिंदी में बोलते हैं केंद्र संमितता। ठीक है, क्या होता है, ये इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। वह केंद्र, एक पॉइंट होता है ये पॉइंट, वह केंद्र जिससे विपरीत दिशा में दो रेखाएं खींची जाएं, यदि वे समान दूरी पर समान समूह को छुए तो इसे केंद्र संमितता कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कहीं पर ये मैंने कोई एक पॉइंट कंसिडर करा, इधर से मैंने एक लाइन इधर खींची और इस दूरी पर मुझे यहां पर हाइड्रोजन मिला, तो इतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में, मतलब कितने एंगल पर, 180 डिग्री एंगल पर अगर मुझे यहां पर H मिला, ठीक है, केंद्र संमितता है। लेकिन अब मैं ये कहूं कि मुझे इस दूरी पर यहां पर Cl मिला, तो केंद्र संमितता के लिए इतनी ही दूरी पर विपरीत दिशा में मुझे Cl मिलना चाहिए। ठीक है, अगर इतनी दूरी पर मुझे वेज में, कौन, वेज का मतलब यहां पर मुझे OH मिला, तो याद रखना अगर वेज में कोई ग्रुप है तो विपरीत का मतलब फिर वो डैश ही होगा, तो डैश में उतनी ही दूरी पर मुझे OH मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर समान समूह विपरीत दिशा में मिल जाएं हर एक तरफ, तो इसको हम केंद्र संमितता कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, देखो एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहां पर, जैसे ये मैंने एक मॉलिक्यूल यहां पर लिखा है, चलो मैं लेटर की ही बात कर रहा हूं। यहां पर मैंने एक लेटर लिखा ए, इसी से मैं बात कर रहा हूं। अब बताइए इसके अंदर COS मुझे चेक करना है, तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर क्या है, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये है। ठीक है, अब मुझे यहां से मैंने लिखा इस दूरी पर मुझे यहां पर ऐसा एक पॉइंट मिल रहा है, क्या मुझे सेम ऐसा पॉइंट नीचे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसमें COS नहीं है। आई बात समझ में? इसी प्रकार से एक लेटर में ये ले सकता हूं, यहां पर ये मैंने लिया S। अब बताओ S में COS है क्या,
तो ये मैंने यहां पर इसके मॉलिक्यूल के बीचों बीच ये पॉइंट ले लिया ये पॉइंट। अब इसमें देखो, इस पॉइंट से मैंने देखा यहां से इतनी दूरी पर मुझे ये लाइन मिला, तो इतनी ही दूरी पर मुझे यहाँ पर ये लाइन मिल रहा है, फिर इतनी दूरी पर यहां मिला, उतनी ही दूरी पर यहाँ 180 डिग्री पर ये मिल रहा है मेरे को। ये थोड़ा सा ठीक से नहीं बन रहा है, और ये पॉइंट यहां से इधर मिला तो अपोजिट में ये मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब S के अंदर COS उपस्थित है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो POS का मतलब प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो अलग अलग भागों में विभाजित कर दे, और COS का मतलब पॉइंट, उस पॉइंट के अबाउट चारों तरफ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो तो उसको बोलते हैं COS। अब देखो, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए अणु का कोई भी यौगिक प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित कर सकता है। कब? जब उसका अणु किरेल हो। और उसका अणु किरेल कब होगा? जब उसमें POS और COS दोनों ही अनुपस्थित होने चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी उपस्थित हो गया तो फिर वो अणु प्रकाश असक्रिय होगा। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, ये जो सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री टोटल 4 प्रकार की होती है। पहली तो होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक और होता है, 2 और होती है। थर्ड नंबर पर होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अक्षीय सममितता, और एक होती है ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, AAOS। तो ये बाकी की जो 2 सममितता हैं, इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैं अभी इनका डिस्कशन नहीं करूंगा। इनका डिस्कशन इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में लेंगे। अभी शुरू में हम इसके बाद नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो अभी जिसकी हमें जरूरत है हम सिर्फ उसी की बात करेंगे, POS की एंड COS की, बस। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके बाद कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल दूंगा जिसमें तुम्हें POS एंड COS निकालना होगा। कुछ टाइम के बाद ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पर एक चीज और देखो, मैंने तुमसे ये कहा था कायरलिटी का मतलब क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल जो अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो वो कायरल होगा, और कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कायरलिटी चेक करने के लिए मिस अणु कायरल है या नहीं है, उसको चेक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओ, सुपर इम्पोज कराकर देख लो। सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो कायरल, और सुपर इम्पोज हो रहा है तो अकायरल। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका POS एंड COS चेक कर लो। तो दोनों तरीके में से सबसे आसान तरीका होता है POS एंड COS चेक करना। कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल हो, कैसा भी मॉलिक्यूल हो, POS एंड COS निकालना आसान होता है, लेकिन मिरर इमेज बनाकर सुपर इम्पोज कराना ये आसान नहीं है। छोटे अणु में तो पॉसिबल है, बट बड़े मॉलिक्यूल में ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये जो है ये मैं इस मॉलिक्यूल से भी समझा सकता हूं, जरा ठीक से देखना। ये कार्बन है, इस कार्बन से 4 अलग अलग परमाणु जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा? ये मान लीजिए क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है और ये फ्लोरीन है, चारों मान लिए। ठीक है, अब जरा ये मॉलिक्यूल देखो, इस मॉलिक्यूल की बात करें, इसमें भी क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। मीन्स इसकी संरचना और इसकी संरचना बिल्कुल समान है। ठीक है, अब मैंने इसको व्हाइट एटम से पकड़ा, इसको भी मैंने व्हाइट एटम से पकड़ा। अब यहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन इसको रहने दो, क्योंकि यहां पर कलर बॉल है तो हम कलर से ही बात करें। ये व्हाइट एटम, येलो, ब्लू और ब्राउन, ऐसे ही इसमें व्हाइट, येलो, ब्लू और ब्राउन है। अब देखो, ये मॉलिक्यूल मैंने यहां पर ऐसे रखा, बीच में यहां पर मैं मिरर मान लेता हूं, तो ठीक से देखो ये इसका इमेज बन रहा है। ब्लू का मिरर इमेज ब्लू, येलो का मिरर इमेज येलो, ब्राउन का मिरर इमेज ब्राउन और व्हाइट का मिरर इमेज व्हाइट। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज आ रहे हैं। ठीक है,
तो अब देखो, अब मैं इसको एज इट इज इस पर सुपर इम्पोज कराकर देखो, अध्यारोपित करके देखो, मुझे पता करना है कि ये अणु किरेल है या नहीं है। तो ये इसका मिरर इमेज है। अब मैं इसको इस पर सुपर इम्पोज कराकर देख लूं, अगर सुपर इम्पोज हो गया तो दोनों आइडेंटिकल मॉलिक्यूल हैं, अकिरेल होंगे, आई बात समझ। और अगर अध्यारोपित ना हुआ तो किरेल, ये भी किरेल और ये भी किरेल। देखो, अब मैंने व्हाइट को व्हाइट पे लिया, येलो को येलो पे लिया। देखो, व्हाइट को व्हाइट पे लिया, येलो को येलो पे लिया, तो ये दो तो आ गए, लेकिन ब्लू और ब्राउन अध्यारोपित नहीं हो पा रहे हैं। और ट्राई कर लो, ये मैंने यहां पर ब्लू को ब्लू से मिलाया और येलो को येलो से मिलाया, ये मिला लिया। कैसे भी ट्राई करो, येलो को येलो से मिलाया और ब्लू को ब्लू से मिलाया, लेकिन अब आप देख रहे हो कि व्हाइट और ब्राउन जो है वो एक जैसे नहीं आ रहे। व्हाइट की तरफ ब्राउन आ रहा है और ब्राउन की तरफ इधर व्हाइट आ रहा है, मतलब कैसे भी करके ये अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो ये वाला अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है। देखो, ये वाला अपनी मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं हो पा रहा है, ये तो ये प्रकाश सक्रिय होगा, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है, ये इसका मिरर इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रकाशीय समावेवी होंगे। मतलब अगर इसमें से लाइट पास करें और ये उस लाइट के प्लेन को अगर क्लॉकवाइज घुमा दे, तो फिर ये क्या होगा, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, मतलब दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो इसका मिरर इमेज लीगो रोटेटरी होगा। ये अच्छे से याद कर लेना। सबसे पहले पॉइंट, प्रकाश सक्रिय कौन होगा, जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज ना हो। तो ये वाला मॉलिक्यूल अपनी इस इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रकाश सक्रिय है। और किसी भी प्रकाश सक्रिय यौगिक का प्रकाशीय समावयवी उसी का मिरर इमेज होता है, याद रखना, ठीक है। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज लीवो होगा, और अगर ये लीवो है तो इसका मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगा। दोनों हमेशा अपोजिट नेचर शो करेंगे। आई बात समझ। जितना एंगल ऑफ रोटेशन मीन्स प्रकाशीय कोण, घूर्णन कोण इसका होगा, उतना ही इसका भी होगा। अगर ये 15 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये 15 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो दोनों का डिग्री तो बराबर होगा, बस डायरेक्शन ही डिफरेंट होगा। ये अगर क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये याद रखना। तो कहने का मतलब, दुनिया का कोई सा भी प्रकाश सक्रिय यौगिक है, उसका प्रकाशीय समावेवी उसी का दर्पण प्रतिबिंब होता है, ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहां पर अगर मैं इस कार्बन के अबाउट किन्हीं दो समूहों को एक बार इंटरचेंज कर दूं, ये ब्लू को मैंने यहां से हटाया, येलो को हटाया, और येलो को मैंने ब्लू की जगह लगा दिया और ब्लू को येलो की जगह लगा दिया। अब अगर मैं इसको अध्यारोपित इस पे करके देखूं तो आप देख रहे हैं कि ये व्हाइट व्हाइट पर अध्यारोपित हो रहा है, येलो येलो पर हो रहा है, ब्लू ब्लू पर और ब्राउन ब्राउन पर। अब ये दोनों एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए। तो अगर कोई अध्यारोपित हो जाए अगर कोई मॉलिक्यूल अध्यारोपित हो रहा है, इसका मतलब ये अब यहां पर आइसोमर नहीं होंगे, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। आई बात समझ। चलो खैर, और आगे हम बात करेंगे इसमें। तो ये हमने बात करी यहां पर पीओएस की एंड सीओएस की। अब मैं तुम्हें यहां पर कुछ और मॉलिक्यूल दूंगा जिसमें तुम्हें पीओएस एंड सीओएस चेक करना होगा। तो बच्चों, अभी मैंने तुमसे कहा था कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीओएस एंड सीओएस, लेकिन पीओएस सीओएस शुरू करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कायरल सेंटर। हिंदी में इसको बोलते हैं किरेल केंद्र। और ये जो केंद्र है बेसिकली एक परमाणु होता है। ये केंद्र कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो सल्फर भी हो सकता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसका, देखना, वह sp3 संकृत परमाणु जिससे जुड़ने वाले सभी परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह भिन्न भिन्न हो किरेल केंद्र कहलाते हैं। मतलब पहली बात, किरेल केंद्र वो परमाणु होगा जिसका संकरण sp3 होगा। और sp3 जैसे हम मान लें कार्बन की बात करें, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4।
तो अगर कार्बन का संकरण sp3 है और उससे जुड़ने वाले चारों परमाणु अलग अलग हैं, तो ऐसा कार्बन किरेल कार्बन कहलाता है। तो यहां पर देखो, जैसे ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसमें ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ने वाले सभी परमाणु अलग अलग, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन, चारों के चारों अलग अलग हैं। अच्छा, इस कार्बन का संकरण sp3 है। कैसे आया sp3? भाई 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण क्या होता है? sp3 होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, इस केस में ये जो कार्बन है, इससे जुड़ने वाले चारों परमाणु अलग अलग हैं, तो ये कार्बन किरेल कार्बन होगा, कायरल कार्बन होगा। ठीक है, और इस पर हम ऐसे एक स्टार लगा देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में जैसे ये मॉलिक्यूल दे रखा है। अब इसमें देखो, यहां पर ये कार्बन, क्या ये किरेल है? नहीं, ये किरेल नहीं है। क्यों? इस पर तो 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन एक समान है, तो ये किरेल नहीं हो सकता। ये वाला कार्बन किरेल, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? H2 है, H2 का मतलब दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये भी किरेल नहीं होगा। इस वाले कार्बन पे देखो, इस वाले कार्बन पर एक तो समूह जुड़ा हुआ है OH, इस तरफ जुड़ा हुआ है CH3 और इस तरफ जुड़ा हुआ है एथिल। ये तीनों अलग अलग, और एक इस कार्बन से जुड़ने वाला ये हाइड्रोजन, इसको मैं अलग से ऐसे लिख सकता हूं, तुम्हें यहां लिखा मिलेगा, लेकिन होगा तो ये इधर अलग से ही होगा। तो अब देखो, एक परमाणु इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसा कार्बन है जिससे जुड़ने वाले चारों समूह अलग अलग हैं, चारों अलग अलग होने चाहिए। अगर कोई 2 भी समान हो गए तो फिर वो किरेल केंद्र नहीं होगा। तो यहां पर इस कार्बन से जुड़ने वाले ये चारों समूह अलग अलग हैं, तो इस पूरे मॉलिक्यूल में यही ऐसा कार्बन है जो कायरल कार्बन होगा। ठीक है, आपसे कहा जाए बताओ इस मॉलिक्यूल में कुल कितने कार्बन है? तो कुल कार्बन परमाणु की संख्या तो 4 है, लेकिन उन 4 कार्बन में से किरेल कार्बन कितने होगा? सिर्फ 1 होगा। इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नंबर 3 की बात करें। नंबर 3 एग्जांपल में ये हमें ऐसी एक श्रृंखला दे रखी है, इन 2 पर क्लोरीन दे रखा है। अब बताना है कि इसमें किरेल केंद्र कितने हैं। तो यहां पर देखो, इस केस में ये वाला कार्बन, इस कार्बन से एक समूह तो Cl जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, तीनों अलग अलग, और एक तरफ इस कार्बन से ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन किरेल कार्बन होगा। इसी प्रकार से इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक ये पूरा समूह इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन भी किरेल कार्बन होगा। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में कहीं पर भी CH3 लिखा आ जाए, CH3 लिखा आ जाए या CH2 लिखा जाए, ऐसे कार्बन कभी भी किरेल कार्बन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? 3 हाइड्रोजन एक समान, 2 हाइड्रोजन एक समान, ऐसे किरेल नहीं होंगे। सबके तरफ सारे के सारे एटम अलग होने चाहिए। ठीक है, 4th नंबर एग्जांपल देखो। अब 4th नंबर एग्जांपल तुमको ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें यहां पर ये जो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, यहां पे बेसिकली है कौन? कार्बन है, लिखा हुआ नहीं है, बट है तो कार्बन। अब इस कार्बन से एक समूह OH है, एक C2H5, एक C3H7 और एक H, तो चारों के चारों समूह अलग अलग हैं, तो ये वाला जो कार्बन है ये एक किरेल कार्बन होगा। ये हमने इस पर स्टार लगा दिया। तो कहने का मतलब फिर से देखो डेफिनेशन क्या है, वह sp3 संकृत परमाणु जिससे जुड़ने वाले सभी परमाणु इस कार्बन से जुड़ने वाले, या तो सभी परमाणु अलग अलग हो या परमाणुओं के समूह, ये समूह है, पूरा ग्रुप है, ये भी ग्रुप, तो या तो परमाणु अलग हो या समूह अलग हो, बस डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 5 देखो। अब इसमें यहां पर कौन है? कार्बन है, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? H, D और T। अब H, D और T क्या होते हैं? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्लेटिनियम, समस्थानिक है। तो अगर समस्थानिक जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम डिफरेंट परमाणु ही मानेंगे, अलग अलग परमाणु ही मानेंगे, याद रखना। तो इस कार्बन से ये तीनों परमाणु अलग अलग, ये भी अलग, तो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तुम्हारे लिए ये एक होमवर्क मतलब असाइनमेंट दे रहा हूं कि ये जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इनमें किरेल केंद्र की संख्या तुम्हें पता करनी है। तो बताओ इस वाले केस में तो देखो डायरेक्टली, जहां पर भी आप इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तरफ जुड़ा हुआ है Cl और इसके पास एक हाइड्रोजन भी तो होगा, याद रखना।
हाइड्रोजन तुम्हें कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो इस कार्बन पर 3 बॉन्ड दे रखे हैं, एक बॉन्ड गायब है, तो जो चौथा बॉन्ड अगर नहीं दे रखा है तो मान लीजिए वहां पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन से ये दोनों परमाणु अलग अलग हुए। अच्छा, अब इधर आओ, ये तीसरा बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड से यहां कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। और इससे इधर गए, यहां पर कौन है, CH2 है। तो इस वाले कार्बन से एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, इधर आए तो कौन मिला, CH2 मिला। और इससे इधर गए तो कौन मिला, इधर गए तो यहां पर हमें C मिला, C से H मिला और C से एक Cl भी मिला। तो ये वाले बॉन्ड से जुड़ने वाला समूह और इस वाले बॉन्ड से जुड़ने वाला ये समूह अलग अलग है, मतलब इस कार्बन से जुड़ने वाले सभी ग्रुप अलग हैं। तो ये कार्बन एक किरेल कार्बन होगा। इसी प्रकार से अब इस कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन के पास भी एक H है, एक Cl है, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और इस वाले कार्बन से इधर वाला CH2 है तो यहाँ पर CHCl, मतलब ये कार्बन भी यहाँ पर किरेल कार्बन होगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कुल 2 किरेल कार्बन होंगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, इंटीजर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आए भी हैं। तुम्हें यौगिक दे रखा होगा, कहा जाएगा बताइए इसमें किरेल केंद्रों की संख्या बताइए, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करने को मिलेंगे। तो चलिए 5 के बाद नंबर 6 की बात करें। अब इस 6 में ये सब जगह यहाँ पर कार्बन है, बताइए इसमें किरेल केंद्र की संख्या क्या होगी। तो देखो इसमें किरेल केंद्र की संख्या होगी 4। कैसे, ये वाला किरेल केंद्र होगा, ये भी होगा, ये भी किरेल केंद्र होगा और ये भी कायरल सेंटर होगा। लेकिन ये वाला कार्बन कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये पूरा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। इधर से इधर जाओ, इधर जाओ, ये सारे के सारे बॉन्ड एक समान आ रहे हैं, तो ये किरेल केंद्र नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ CH2 है, CH2 CH2, ये भी CH2 CH2 CH2, बस यही चारों कार्बन किरेल होंगे। अब ये किरेल कैसे होंगे, देखो इस वाले कार्बन से मैं एक कदम नीचे आया, मुझे कौन मिला, CH2, उसके बाद कौन मिला, CH2 मिला, 2 CH2 मिल रहा है। इस वाले कार्बन से मैं इधर चला, मुझे एक CH2 मिला, लेकिन बाद में मुझे CH मिल रहा है, CH2 नहीं मिल रहा है। तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड अलग अलग है। अच्छा, यहां से इधर गए तो मुझे सिर्फ कार्बन मिल रहा है, सिर्फ कार्बन, ठीक है। और एक इस कार्बन के पास हाइड्रोजन भी होगा, तो इस कार्बन से जुड़ने वाले प्रत्येक ग्रुप अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहां पर ठीक है, ये 4 किरेल कार्बन इसमें हो गए। इस वाले केस में देखो, अब इस वाले केस में कैसे करेंगे समझना। यहां पर देखो, जिस कार्बन पर OH जुड़ रहा है उसके यहां तक हम आए, एक कदम यहां पर आए, हमें कौन मिला, यहां पर CH2 मिला। तो इससे यहां पर आए तो यहां पर भी CH2 मिला, ठीक है। एक एक कदम आगे चलने पर हमें CH2 मिल रहा है। तो और आगे चलकर देखो, आखिरी तक पहुंचो, यहां से यहां पर आए तो यहां पे कौन मिला, हमें CH मिला, यहां से कौन मिला, CH2 मिला। इसका मतलब इस कार्बन का ये इस तरफ वाला बॉन्ड और इस तरफ वाला बॉन्ड अलग अलग है, और एक इस कार्बन से OH जुड़ रहा है और एक इसके पास H भी तो जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन यहाँ पर किरेल कार्बन होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर इस वाले कार्बन पर। तो इस कार्बन का आप देख रहे हो कि इधर वाला बॉन्ड, इधर वाला बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड तीनों अलग अलग है, ठीक है। और एक इसके पास H भी है। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन होगा, अगर मैं इसको बाइसाइक्लोटाइप का यौगिक मानूं तो ये जो कार्बन होगा ये किरेल कार्बन होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर दोनों रिंग यहाँ जुड़ रही है तो ये भी किरेल होगा, ये वाला कार्बन भी किरेल होगा, ठीक है। तो कितने किरेल हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गए। अच्छा, ये डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड वाला कार्बन कहीं पर आ जाए तो वो कभी भी किरेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो उसका संकरण तो sp2 होगा, और sp2 कार्बन कभी भी किरेल नहीं होगा। किरेल होने के लिए संकरण sp3 होना चाहिए। अच्छा जी, एक इस n की बात करें, n के पास एक लोन पेयर भी है। अब इसमें देखो, इस नाइट्रोजन से इधर वाली वैलेंसी आखिरी कार्बन तक देखेंगे, इस n से इधर वाली। चलो मैं तुम्हें एक चीज और दे रहा हूं यहां पर, इसको सोल्व करने के लिए ये कार्बन लिखा, इससे यहां पर लिखा CH3, यहां पे लिखा CH2 CH3, यहां पे लिखा CH2
CH2 एंड CH3 और यहां लिखा एक Cl। अब इसमें देखो कैसे पता करेंगे कि समूह अलग अलग है। फिर से समझना, यहां से इस कार्बन से नीचे मैंने देखा एक Cl है, अलग है और कहीं पर भी नहीं है। इसके ऊपर देखा तो CH3 मिला, ये भी अलग हो गया। अब इस तरफ और इस तरफ को ग्रुप को देखना है कि ये अलग अलग है या नहीं है। तो यहां से एक कदम आगे चले, हमें कौन मिला? CH2 मिला। तो इधर भी आए तो एक कदम पे कौन मिला? CH2 मिला। दोनों CH2 एक समान। अब ये समान तो आगे वाले समूह को देखो, आगे कौन है? CH3 है। इसके आगे गए तो कौन मिला? CH2। बस यहां पर अंतर आ गया। अंतर आने का मतलब ये समूह और ये समूह क्या है? अलग अलग है। तो अब आप देख रहे हो कि ये चारों समूह अलग अलग हैं। इट मीन्स ये वाला कार्बन किरेल कार्बन होगा। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से इन सब में सोल्व करना है। अब जैसे मैं नंबर 8 की बात करूं, पता है नंबर 8 में किरेल कार्बन परमाणु की संख्या, पहले आप इसको सोल्व करें। देखो इसमें आंसर होगा ये वाला कार्बन किरेल है, ये भी किरेल होगा। डबल बॉन्ड किरेल नहीं होंगे, यहाँ CH2 होगा। ये जंक्शन पॉइंट किरेल होगा, ये भी किरेल होगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बता दूं, यहाँ पर बेसिकली है कौन? CH3 है। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3, ये भी CH3 और ये भी CH3 है। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो कितने कायरल? 1 2 3 4। ये जंक्शन कार्बन 5, ये जंक्शन 6, ये 7 के बाद ये कार्बन भी कायरल होगा 8 के बाद अब ये कार्बन कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन से ये मेथिल और इसके इधर भी मेथिल आ रहा है, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, तो हमें कितने किरेल कार्बन मिले? 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये हो गया 8। तो कुल किरेल कार्बन परमाणु की संख्या इसमें हो जाएगी 8। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर 9। अब 9 में देखो, पहले देख लो जहां पर लाइन दे रखी वहां पर कोई समूह है क्या है तो लिख दो। जैसे ये लाइन दे रखी है, लाइन का मतलब ये क्या हो गया? CH3, इधर भी ये कौन है? CH3, यहाँ पर भी कौन है? CH3। और ये जो यौगिक ऐसे लिखा होता है, तुम्हें याद है ये बाइसाइक्लो यौगिक होते हैं। और बाइसाइक्लो यौगिक में ये कार्बन और ये कार्बन जहां दोनों रिंग मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड कार्बन। बस याद रखना ये जो पॉइंट है ये कार्बन नहीं है, याद रखना। ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के ऊपर से गुजर रहा है। ये बाइसाइक्लो कंपाउंड में बता चुके हैं तुम्हें। ये किरेल, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। अब बताओ इसमें कौन कौन से कार्बन किरेल होंगे? तो देखो इसमें ये वाला कार्बन कायरल होगा। क्यों होगा ये वाला कार्बन कायरल? क्योंकि इस कार्बन पर एक तो हाइड्रोजन होगा। एक इधर से जाएंगे तो यहाँ CO मिल रहा है, इधर जाएंगे तो हमें CO नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों बॉन्ड अलग अलग हो गए। इधर जाएंगे तो इस टाइप का बॉन्ड मिल रहा है जहां पर 2 CH3 जुड़ रहे हैं, तो ये किरेल कार्बन होगा। तो ये कार्बन भी किरेल कार्बन होगा। तो इसमें संख्या कितनी हो जाएगी? 2 बस। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए 9 के बाद नंबर 10 की बात करें। अब 10th में तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि अगर समस्थानिक जुड़े हैं तो समस्थानिक को भी हम अलग अलग परमाणु मान के चलते हैं। तो यहाँ पर H है, यहाँ पर D है, एक Me है और एक AT है। मतलब ये चारों समूह यहाँ पे अलग अलग हैं। तो ये वाला कार्बन किरेल कार्बन होगा। ठीक है, चलो खैर ये हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखो ये सल्फर है, सल्फर का संकरण sp3, एक तरफ PH एक तरफ ET, दोनों अलग अलग। एक तरफ डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड O, लेकिन यहां पर O18 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से? ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18।
तो यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो जहां कुछ नहीं लिखा होता है वो जनरली क्या होता है 16 होता है। तो याद रखना, बोला था समस्थानिक है तो अलग अलग परमाणु के जैसे व्यवहार करेंगे। तो O16 और O18 अलग अलग हैं, मतलब चारों तरफ के समूह अलग अलग हैं। तो ये जो सल्फर होगा ये एक कायरल सल्फर होगा, किरेल होगा सल्फर। तो किरेल परमाणु कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर कुछ भी हो सकता है। अब इस वाले केस में बात करें 12th में देखो यहाँ पर N लिखा हुआ है, N से इधर जुड़ा हुआ है CH2 और इससे इधर गए तो कौन मिला CD2, समस्थानिक आ गया। समस्थानिक आने से ये समूह और ये समूह अलग अलग हो गए। तो इस नाइट्रोजन का ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अलग अलग, एक इसके पास जुड़ा है हाइड्रोजन, तीसरा भी अलग, और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म। याद रखना, अगर किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उस इलेक्ट्रॉन युग्म को भी हम एक समूह की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी एक समूह है। तो ये तीनों इस नाइट्रोजन से जुड़ने वाला CH2, CD2 और H तीनों अलग अलग, और एक लोन पेयर भी अलग है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन होगा ये एक कायरल नाइट्रोजन होगा। फिर से कह रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है उसको हम एक समूह की तरह या एक परमाणु की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 चारों अलग अलग, तो ये नाइट्रोजन किरेल है। अच्छा, नाइट्रोजन का संकरण भी देखो, मैंने बोला था परमाणु जो किरेल है वो sp3 होना चाहिए। तो इस नाइट्रोजन के पास में 3 बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर है, टोटल कितना हुआ है 4 का मतलब संकरण क्या हुआ sp3 हो गया, बस। ठीक है, नंबर 13 में देखो, 13 में यहां पर कौन कौन सा कार्बन, पहले बताओ कहां का CH3 है। तो एक CH3 यहां पे होगा, एक CH3 यहां पे होगा। ठीक है, अच्छा यहां पर N है तो N के पास एक लोन पेयर यहां पर भी होगा और एक लोन पेयर यहां पर भी होगा। ठीक है, अब बताना है कौन कौन से परमाणु यहां पर किरेल हैं। तो इस केस में ये वाला जो कार्बन है ये किरेल होगा। क्यों होगा किरेल, अब तो कई बार बात कर चुका हूं मैं। इससे यहां पर आए एक CH3 है और एक इसके पास हाइड्रोजन भी होगा, लिखा नहीं है बट है तो सही। इसके यहां गए CH2 मिला, इससे यहां पर गए CH2 मिला, दोनों CH2 समान आ रहे हैं। तो और आगे बढ़ो, आगे वाला परमाणु देखो, यहां मिला N और यहां मिला NH। इसके पास H नहीं होगा लेकिन यहां पर H है, मतलब दोनों नाइट्रोजन अलग अलग है। तो बस ये इस कार्बन की ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये वाला कार्बन यहाँ पर कायरल हो जाएगा। अच्छा, अब N पर आओ, इस वाले N का एक बॉन्ड हाइड्रोजन, एक ग्रुप लोन पेयर, दोनों अलग अलग, एक बॉन्ड ये वाला और एक बॉन्ड ये वाला, ये दोनों अलग अलग हैं। तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर कायरल होगा, ये जंक्शन भी कायरल होगा, तीनों बॉन्ड अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला कार्बन भी कायरल होगा, इसके भी देखो चारों बॉन्ड अलग अलग हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये वाला नाइट्रोजन भी कायरल होना चाहिए, तो देखो ये वाला नाइट्रोजन कायरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन युग्म इस पाई बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, रेजोनेंस शो कर रहा है। तो अगर किसी नाइट्रोजन का लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस शो कर रहा है तो इस नाइट्रोजन का संकरण sp3 ना होकर sp2 हो जाता है। याद है GOC में बताया था कि किसी परमाणु पर लोन पेयर अगर संयुग्मन में है तो उस परमाणु का संकरण sp3 ना होकर sp2 हो जाता है। तो इस N का संकरण sp2 होगा और अगर sp2 है तो ये किरेल केंद्र नहीं हो सकता है, याद रखना। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है, तुमको ये क्वेश्चन दिया जाए, तुमसे कहा जाए किरेल केंद्रों की संख्या बताओ, कायरल सेंटर की। अगर सेंटर बोला जाए, केंद्र बोला जाए, तो तुम्हें सारे परमाणु लेने हैं, कार्बन लेना है, नाइट्रोजन लेना है, सब लेने हैं। लेकिन बोला जाए किरेल कार्बन, तो फिर हमें सिर्फ कार्बन की ही बात करनी है, फिर हम किसी और परमाणु की बात नहीं करेंगे। तो याद रखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये देखो कि उसमें पूछा क्या है, और बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हो। तुम्हें किरेल केंद्र बताने हैं, बस ये देखो, जो किरेल केंद्र तुम निकाल रहे हो पहले उसका संकरण भी चेक कर लेना कि उसका संकरण कहीं sp2 तो ना हो। अगर sp2 या sp आ गया
तो वो कभी भी किरेल केंद्र नहीं होगा। किरेल केंद्र के लिए परमाणु का संकरण sp3 होना चाहिए। ठीक है, चलो खैर, तो ये हमने बात करी यहाँ पर किरेल सेंटर निकालने की। अब इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के अंदर, अणुओं के अंदर POS एंड COS निकालना। हाँ तो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड POS एंड COS। POS का मतलब आप समझ चुके हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, और COS का मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब सममित केंद्र। तो हमें इस मॉलिक्यूल में सब में बताना है कि किस किस में POS है और किस किस में COS है। और एक चीज पहले से कह देता हूं, जिस भी मॉलिक्यूल में POS एंड COS दोनों के दोनों अनुपस्थित होंगे वही मॉलिक्यूल किरेल अणु होगा। आई बात समझ? और जो अणु किरेल अणु होगा वही प्रकाशीय समायकता प्रदर्शित करेगा, मतलब प्रकाश सक्रिय होगा। आई बात समझ में? तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं इसमें यहां पर नंबर 1 से। तो नंबर 1 देखो, हमें मॉलिक्यूल दे रखा है मीथेन। मीथेन में C कार्बन का संकरण sp3 है। sp3 है तो चारों के चारों बॉन्ड किस प्रकार से होंगे, यहाँ पर इनका शेप क्या होगा, चतुष्फलकी होगा। तो देखो यहाँ पर मैं इस मॉडल से तुमको समझा सकता हूं, इसको समझना कि अगर मॉलिक्यूल में sp3 कार्बन है, ये CHHHH CH4 मॉलिक्यूल है, और बीच वाला कार्बन sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन के अबाउट ज्योमेट्री क्या होती है, चतुष्फलकी है। और चतुष्फलकी जो ज्योमेट्री होती है वो 2 V से मिलकर बनी होती है। एक तो ये वाला V और एक ये वाला V, ये 2 V है, और दोनों V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे। मीन्स अगर मैं इस वाले V को ऐसे कट करूंगा तो इस वाले V का तो स्लाइस कट होगा। स्लाइस कट का मतलब किसी V को अगर उसके तल में हम काटेंगे तो उसको हम स्लाइस कट बोलेंगे, और अगर दोनों के बीच में से ऐसे काटे तो इसको हाफ कट कहेंगे। तो अगर इस वाले V का मैं स्लाइस कट करता हूं तो ये कटने के बाद फिर ये यहां से पास होगा, तो इस वाले V का क्या होगा, हाफ कट होगा। इस तरह से कट करेंगे। तो कैसे कैसे कट कर सकते हैं, देखो इसमें ये वाला V, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, तो ये वाला V कैसा है, सममित V है। और ये वाला V दोनों हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये भी सममित V है। तो इस वाले का हमने स्लाइस कट करा तो इस वाले का हाफ कट हो जाएगा। अब क्या करूं, इस वाले का स्लाइस कट करूं तो इसका हाफ कट हो जाएगा, सीधी सी बात। तो इसका मतलब इसमें POS तो है। अच्छा, अब COS की बात करें तो इस मॉलिक्यूल का सेंटर ये रहा, यहां पर मैंने केंद्र रखा। अब इस केंद्र से मुझे एक निश्चित दूरी पर ये हाइड्रोजन मिल रहा है, यहां पर केंद्र रखा और इस निश्चित दूरी पर मुझे यहां पर हाइड्रोजन मिला। अब इसी केंद्र से इसके अपोजिट 180 डिग्री एंगल पर क्या इस जगह हाइड्रोजन है, क्या नहीं है, इसका मतलब इसमें COS नहीं है। आई बात समझ में? तो हम ये कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में POS तो है बट COS नहीं है, याद रखना। तो देखो मैं हर बार अब POS COS ऐसे शब्द नहीं लिखूंगा, पहले वाले को राइट बना दिया तो पहला वाला हमेशा शो करेगा कि POS उपस्थित है, और दूसरा वाला क्रॉस का मतलब COS अनुपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर देखो सेकेंड एग्जांपल, कार्बन पर एक क्लोरीन लगा दिया और 3 हाइड्रोजन है। अब इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक H को हटाकर एक Cl लगा दिया। अब ये रेड वाला आइटम क्या हो गया, Cl हो गया। ठीक है, दिस कंपाउंड इज क्लोरोमीथेन। अब इसमें देखो एक V मैंने ये लिया, एक V मैंने ये लिया। ये वाला V दोनों हाइड्रोजन से बना हुआ है तो ये सममित V है, और ये वाला एक Cl से बना हुआ है और एक हाइड्रोजन से बना हुआ है तो ये वाला असममित V है। तो याद रखना, जब कभी भी असममित V आए तो असममित V का हम हाफ कट नहीं कर पाएंगे। ऐसे हाफ कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हाफ कट? क्योंकि ये मान लो अगर मैं प्लेन मान रहा हूं तो इसके ऊपर तो Cl आ रहा है बट इसके नीचे हाइड्रोजन आ रहा है, तो इसका हाफ कट संभव नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो असममित V है उसका हमेशा हम स्लाइस कट करेंगे, हमेशा स्लाइस कट में ऐसे कट करेंगे। तो ये क्लोरीन का आधा एटम कट के उधर चला जाएगा, आधा एटम कट के इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन, आधा हाइड्रोजन कटकर उधर चला जाएगा, आधा हाइड्रोजन कटकर इधर आ जाएगा। तो असममित V का तो स्लाइस कट हो जाएगा। अब इस वाले देखो सममित वाले का हाफ कट हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें POS है। ठीक है, अब और देखो
एक और Cl, अब यहां पर एक और H को हटाकर मैंने यहां पर, ये तो मैंने Cl लगाया था, अब मैंने Br लगा दिया। अब बताओ, अब इस वाले केस में ये वाला भी एक Cl एक Br, ये वाला कैसा है, असममित है, ये वाला सममित है। तो क्या करें, असममित वाले का स्लाइस कट कर देंगे, कट हो जाएगा, और इसका अभी भी हाफ कट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें एक और H को हटाकर मैंने ये यहां पर मान लीजिए फ्लोरीन लगा दिया। अब ये चारों परमाणु अलग अलग हो गए। अब चारों परमाणु अलग अलग हो गए तो ये कार्बन एक किरेल कार्बन हो गया, ठीक है। अब बताओ, ये वाला भी असममित V, ये वाला भी, ये भी असममित V, इस वाले V को ले लो, ये भी असममित V, ये वाला V ले लो, ये भी असममित V, अलग अलग परमाणु आ रहे हैं। अब अगर मैं इसका स्लाइस कट करता हूं तो इसका हाफ कट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, इसका स्लाइस कट करो, इसका स्लाइस कट तो हो जाएगा, लेकिन इसका हाफ कट पॉसिबल नहीं होगा, दोनों अलग अलग हैं। तो अगर मॉलिक्यूल में एक अकेला, याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक अकेला किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन एक हो अकेला, तो उसमें कभी भी पीओएस और सीओएस नहीं होगा, क्योंकि किरेल कार्बन कभी भी ऐसे कट नहीं हो सकता है। किरेल कार्बन कट क्यों नहीं हो सकता भाई, इसके चारों एटम अलग अलग हैं, तो इसको हम ऐसे कट नहीं कर सकेंगे, अलग अलग आ जाएंगे ये दोनों। तो जिस किसी यौगिक में एक अकेला किरेल कार्बन आ जाए, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दे रखा है, बहुत लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है, खूब बड़ा, और उसमें कई सारे कार्बन है, लेकिन कहीं पर भी एक भी कार्बन अगर अकेला किरेल कार्बन आ गया कहीं पर भी इस मॉलिक्यूल में, तो वो पूरा का पूरा अणु किरेल अणु होगा, मतलब प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, अब इसमें अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहां पर क्या करें, ये कार्बन है, ये H और Cl, इसका मैंने V मान लिया, ये मैंने V मान लिया, असममित V है, इसका मैं स्लाइस कट करूंगा तो फिर इन दोनों का बीच में से ऐसे हाफ कट हो जाएगा, तो इसमें POS तो होगा। अच्छा, चतुष्फल की संरचना में कभी भी किरेल केंद्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस कार्बन के ऊपर की तरफ हाइड्रोजन तो है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन 180 डिग्री एंगल पर नीचे नहीं मिलेगा। ये जो H है ये किस एंगल पे मिलेंगे, 109.5 पर, ना कि 180 पर। तो ये वाले में COS नहीं होगा। नंबर 3 पर आ जाओ। 3 में अब इस कार्बन पर एक Br और एक Cl लिया, तो ये वाला असममित V बना। असममित V का स्लाइस कट कर दो, तो जब इसका स्लाइस कट होगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, हाफ कट हो जाएगा, मतलब POS तो है बट COS नहीं होगा। वही sp3 कार्बन है, COS तो नहीं होगा। अब यहां पर देखो, इस कार्बन से क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, चारों के चारों एटम अलग हैं, तो ये कार्बन हो गया किरेल कार्बन, हो गया किरेल कार्बन। अब अगर मैं Cl और I वाले V का स्लाइस कट करूंगा तो इन दोनों का हाफ कट नहीं होगा, इन दोनों का स्लाइस कट करूंगा तो इनका हाफ कट नहीं होगा। ClF का स्लाइस कट कर दो तो BRI का हाफ कट नहीं होगा। मतलब कैसे भी ट्राई करो, इसके अंदर ना तो POS होगा और ना ही COS होगा, कुछ भी नहीं होगा, दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं। और मैंने कहा था जिस किसी अणु में दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं वो अणु कायरल होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, किरेल अणु होगा, और ये प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा। तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, ऐसे कई सारे तुम्हें कंपाउंड दे रखे होंगे, पूछेंगे बताओ कौन सा अणु प्रकाश सक्रिय होगा या कौन सा अणु प्रकाश असक्रिय होगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, POS और COS चेक करना है बस। POS COS दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं तो प्रकाश सक्रिय, और अगर दोनों में से कोई एक भी या दोनों के दोनों उपस्थित हो जाए तो फिर प्रकाश असक्रिय होगा वो अणु, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो नंबर 5 हमें दे रखा है सिस टू ब्यूटीन। दिस इज सिस टू ब्यूटीन और ये वाला ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ये सब तो तुम्हें पता होगा कि ये सिस है और ये ट्रांस है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहां पर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे, सिस का मतलब दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में है, तो इसको मैं यहां पर ऐसे कट कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये अणु जो है समतलीय होगा, डबल बॉन्ड के अबाउट समतलीय होगा, तो मैं इस मॉलिक्यूल का स्लाइस कट भी कर सकता हूं। अब ये स्लाइस कट क्या होता है इसको समझना। जैसे मान लो ये एक रिंग है, 5 कार्बन की एक रिंग है। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल फ्लैट है, एकदम चपटा है, तो मैं अगर इसको ऐसे कट करूं सामने से तो मैं इसको बोलूंगा हाफ कट।
हाफ कट का मतलब ये मॉलिक्यूल आधा कट कर इधर आ जाएगा, आधा कट कर इधर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे काटूं, स्लाइस काटूं, स्लाइस काटने को बोलते हैं स्लाइस कट। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, स्लाइस कट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे काट रहे हैं मॉलिक्यूल के प्लेन में अगर हम काटे तो उसको हम कहेंगे स्लाइस कट। स्लाइस कट में क्या होगा, एज इट इज मॉलिक्यूल की एक लेयर उधर चली जाएगी, एक लेयर इधर आ जाएगी, ये स्लाइस कट होगा, याद रखना इसको, ठीक है। तो यहां पे देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। इस ट्यूब ब्यूटीन का अगर मैं स्लाइस कट करूं ऐसे, तो स्लाइस कट भी इसका ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल के अंदर पीओएस एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन किरेल सेंटर एक ही होगा, बस याद रखना। मतलब सीओएस तो एक अकेला ही होगा अगर होगा तो, और पीओएस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इसको ऐसे काटे कटेगा, स्लाइस कट करें कट जाएगा, तो इसमें पीओएस तो 2 होंगे और सीओएस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये मैंने सेंटर लिया, सेंटर के अबाउट ऊपर की तरफ CH3 आ रहा है, तो नीचे 180 पर CH3 नहीं मिल रहा है। भाई इस CH3 को इस CH3 से मिलाओ, क्या ये लाइन इस केंद्र से पास होगी, क्या नहीं होगी, मतलब इसमें COS नहीं है। तो POS है कितने, 2, COS नहीं है। अब यहां पर आओ, ये ट्रांस दे रखा है, ट्रांस में अगर मैं इसको ऐसे कट करूंगा, ऐसे कट करूंगा, तो ये भाग इस भाग का मिरर इमेज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऐसे कट कर रहे हैं तो CH3 के सामने इधर कौन आ रहा है, H, नहीं COS होगा। लेकिन अगर मैं इसका स्लाइस कट कर दूं, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है तो स्लाइस कट हो जाएगा, मतलब इसमें POS तो है। अच्छा COS की बात करें, ये मैंने सेंटर लिया, इस सेंटर के अबाउट H प्लेन में ऊपर है और ये H प्लेन में नीचे है। इसी सेंटर के अबाउट CH3 प्लेन में ऊपर है तो CH3 प्लेन में नीचे है। मतलब CH3 को मैं इस CH3 से मिलाऊं तो ये सेंटर, ये लाइन सेंटर से पास हो रही है। H को H से मिलाया तो भी ये लाइन सेंटर से पास हो रही है, मतलब इसमें COS भी है। तो सिस में COS नहीं होगा, लेकिन ट्रांस में COS तो होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 7 दे रखा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में POS होगा, कैसे होगा, एक तो मैं इसको ऐसे कट करूं, कार्बन कटा बॉन्ड कटा, तो ये बॉन्ड कौन सा POS हुआ, कार्बन टू बॉन्ड। ऐसे भी मैं कार्बन टू बॉन्ड कट कर सकता हूं और ऐसे भी मैं कार्बन टू बॉन्ड कट कर सकता हूं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक और है, इस पूरे मॉलिक्यूल का मैं स्लाइस कट करूं, स्लाइस कट करेंगे तो पूरा का पूरा तीनों कार्बन कट हो जाएंगे। अच्छा यहां पर कौन है, H, दोनों H एक समान, यहां पर भी 2H एक समान, यहां पर भी 2H एक समान। तो जब मैं इसका स्लाइस कट करूंगा तो क्या होगा, स्लाइस कट में ये जो रिंग है 3 मेंबर्ड की रिंग, इसका क्या हो जाएगा, स्लाइस कट होगा। लेकिन इन दोनों V का हाफ कट हो जाएगा। थोड़ा मॉलिक्यूल को तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा। मतलब इसमें POS कितने हैं, 4 कैसे, ऐसा, ऐसे और ऐसे, 3 तो ये हो गए और एक मॉलिक्यूलर प्लेन भी होगा, तो 4 POS होंगे। अब COS की बात करें तो COS के लिए इस 3 मेंबर रिंग का सेंटर क्या होगा, ये सेंटर होगा। अब इस सेंटर के अबाउट यहाँ पे ऊपर तो कार्बन आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट 180 पर यहां पर कोई कार्बन नहीं मिल रहा है। देखिए COS के लिए क्या होना चाहिए कि इस पॉइंट से एक लाइन अगर ऊपर हम बना रहे हैं तो यहां मुझे कार्बन मिल रहा है, तो 180 पर मुझे एज इट इज कार्बन मिलना चाहिए 180 डिग्री एंगल पर, जबकि नीचे की तरफ कोई कार्बन नहीं है, मतलब इसमें COS नहीं होगा, ठीक है। ये तो हुआ ये सिंपल साइक्लोप्रोपेन। मैं इसको तुम्हें मॉडल से भी बता सकता हूं, कुछ मॉडल मैंने बना भी रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन है, ठीक से समझना, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर है, इसमें भी H होंगे, यहाँ पर भी H और H होगा। इसको मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, ऐसे कट कर सकता हूँ और ऐसे भी कट कर सकता हूँ, और मैं ठीक से देखो ऐसे भी कट कर सकता हूँ। लेकिन ये वाला कट पता है कब होगा, जब ये दोनों एटम सेम हो,
ये दोनों एटम आपस में सेम हो और ये दोनों एटम भी आपस में सेम होने चाहिए, तो ऐसे कट होगा। देखो कैसे, ये मैंने यहां पर H लगा दिया ऊपर वाले कार्बन पर, एक H मैंने यहां पर भी लगा दिया, इस प्रकार से ये लगा दिया। चलो ठीक है, जिस प्रकार से ये दोनों हाइड्रोजन है, अब मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूं। मान लीजिए ऐसे दोनों H यहां पर भी है और ऐसे ही दोनों H यहां पर भी है, तो मैं पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे स्लाइस कर कट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक H को हटाकर और यहां पर एक Cl लगा दूं या CH3 लगा दूं या Br लगा दूं, कुछ भी लगा दूं, अभी दोनों अलग अलग हो गए। तो देखो इस कार्बन का ये वाला भी तो सममित भी है और बाहर वाले जो ग्रुप है ये अलग अलग असममित भी बन रहा है, असममित भी बन रहा है इस प्रकार से। तो मैं अब ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन कंसिडर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मॉलिक्यूलर प्लेन में बाहर वाले जो प्रतिस्थापी होंगे उनका क्या होगा, हाफ कट होगा, और हाफ कट होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए जो कि अलग अलग है। तो अगर एक भी परमाणु यहां पर अलग हुआ तो ऐसे मॉलिक्यूलर प्लेन कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो इस वाले केस में पीओएस 4 होंगे और सीओएस नहीं होगा। इसमें आ जाओ, यहां पे कार्बन 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 कार्बन, ये H H H, इन सभी पर दो दो हाइड्रोजन यहां पर है। ठीक है, अब पीओएस पहले बॉन्ड से बॉन्ड, फिर बॉन्ड से बॉन्ड 2, फिर कार्बन से कार्बन 3, फिर कार्बन से कार्बन 4 पीओएस तो ये हो गए, और एक पीओएस होगा मॉलिक्यूलर प्लेन भी होगा, तो ये हो गए 5 पीओएस। अच्छा, सीओएस इसमें होगा सेंटर में। देखो यहां से मुझे यहां पर CH2 मिल रहा है तो अपोजिट में भी CH2 मिल रहा है, इसके इधर आए CH2 मिला, इसके इधर भी अपोजिट में CH2 मिला, तो इसमें COS भी होगा। अब साइक्लोपेंटेन पर आ जाओ, साइक्लोपेंटेन में ये कार्बन से ये कट हुआ, कार्बन टू बॉन्ड, कार्बन टू बॉन्ड, कार्बन टू बॉन्ड, और इसके अलावा ये कार्बन टू बॉन्ड और कार्बन टू बॉन्ड, ऐसे 5 तो ये हो गए, और एक क्या हो जाएगा, इसका स्लाइस कट भी हो जाएगा, तो इसमें 6 पीओएस होंगे। लेकिन सीओएस पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सीओएस? क्योंकि इसके अबाउट ऊपर CH2 है, लेकिन 180 डिग्री पर कोई CH2 यहां पर नहीं मिल रहा है। भाई इस सेंटर से ऊपर एक CH2 को हमने एक लाइन से बनाया और इसको हमने मिलाया, तो ये बॉन्ड एंगल 180 तो नहीं आ रहा है, जबकि COS के लिए बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए, तो इसमें COS नहीं होगा। इसी प्रकार से नंबर 10 पर आ जाओ, जैसे साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन की एक रिंग है, तो इसमें कार्बन से कार्बन पहला, ये कार्बन से कार्बन दूसरा और कार्बन से कार्बन तीसरा, 3 पीओएस तो ये हो गए, आराम से कट जाएंगे। फिर एक बॉन्ड टू बॉन्ड ये वाला, बॉन्ड टू बॉन्ड ये वाला और बॉन्ड टू बॉन्ड ये वाला, तो टोटल 6 पीओएस तो ये हुए, 3 तो कार्बन से कार्बन वाले और 3 बॉन्ड से बॉन्ड वाले, और एक इसका स्लाइस कट भी हो जाएगा। स्लाइस कट होते ही अब यहां पर कितने हो गए, 7 पीओएस, और ये इसका COS भी होगा। COS का मतलब इसके अबाउट ये कार्बन आमने सामने बिल्कुल समान आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नंबर 11 पर आओ। नंबर 11 में क्या दे रखा है, दिस इज सिस। अब तुम्हें पहचान होनी चाहिए, इस रिंग के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, दोनों CH3 सेम साइड है, ये सिस, और ये दोनों CH3 अपोजिट हो गए, तो ये हो गया ट्रांस। अब देखो सिस का मतलब क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ है मतलब मैथिल अबव दी प्लेन, ये मैथिल भी अबव दी प्लेन और दोनों H बिलो दी प्लेन, तो मैं यहां पर इसको ऐसे कट कर सकता हूं, तो POS तो होगा लेकिन COS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सोचो 3 मेंबर रिंग में कभी COS हो ही नहीं सकता। ये था 3 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग में इस पॉइंट के अबाउट ये रिंग ही सिमेट्रिकल नहीं है पॉइंट के अबाउट, तो यहां पर COS तो नहीं होगा। अब ये ट्रांस में आ जाओ, ट्रांस में यहां पर मैं अगर इसको ऐसे कट करूंगा ऐसे, तो इधर अबव में H आ रहा है, तो इधर भी तो अबव में H होना चाहिए, लेकिन यहां तो H के सामने CH3 आ रहा है, मतलब इसमें कोई POS नहीं होगा और COS भी नहीं होगा। POS COS दोनों एब्सेंट होंगे, और अगर दोनों एब्सेंट हो गए तो ये वाला मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो अब के बाद क्या करेंगे, इसमें से जो भी मॉलिक्यूल में, जिस भी मॉलिक्यूल में POS एंड COS एब्सेंट होगा,
वो मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, किरेल अणु होगा। और किरेल पर हम क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे। स्टार का मतलब वो प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा। प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा मतलब इस अणु में से, इस यौगिक में से अगर पीपीएल लाइट पास करें तो उस लाइट का तल घूम जाता है। अब ये वाला प्रकाश सक्रिय है, तो प्रकाश सक्रिय दो प्रकार के होते हैं, डेक्स्ट्रो या फिर लीवो, बताया था मैंने। अब ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा ये बताना संभव नहीं है थ्योरेटिकली। कोई भी अणु डेक्स्ट्रो है या लीवो है, इसका बताने का एक ही तरीका होता है, वो क्या, एक्सपेरिमेंट। बस याद रखो, ठीक है। हम थ्योरेटिकली ये बता सकते हैं कि ये प्रकाश सक्रिय है या नहीं है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा ये बताना पॉसिबल नहीं है। इसको बताने के लिए तो एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हुआ 12th नंबर। अब आ जाइए नंबर 13 में हमें दे रखा है सिस 1,3 डाइमेथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये सिस है और ये इसका ट्रांस है। तो ये लिखा सिस और ये लिखा हमने ट्रांस। अब सिस में तो पीओएस ऐसे भी होगा, ऐसे होगा तो ये वाला भाग इसका मिरर इमेज होगा और इसको मैं ऐसे भी कट कर सकता हूं। अब इसको समझना, इस वाले पीओएस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये कौन सा कार्बन है, sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन के पास दो वी होंगे, एक वी तो ये इनर वाला, इनर का मतलब अंदर वाला वी, और एक ये बाहर वाला वी है। ये एक्चुअल में वी में होगा लेकिन हमने इसको सीधा बना दिया है, बट ये होगा वी होगा हकीकत में। तो सोचो अगर मैंने इसको ऐसे लिया है तो अंदर वाले वी का क्या हो रहा है, हाफ कट, तो बाहर वाले वी का क्या होगा, स्लाइस कट होगा। और बाहर वाला वी स्लाइस कट होगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब इसमें ऐसे वी पीओएस होगा, ये भी कटेगा और ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पीओएस कितने होंगे, दो। सीओएस सेंटर ये ले लिया जाए तो इसके अबाउट CH3 अबाउ है और इस पॉइंट के अबाउट ये CH3 भी अबाउ, मतलब ये एंगल 120 डिग्री तो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। COS कब होगा, जब इस पॉइंट के अबाउट ये CH3 अबाउ है तो दूसरा वाला CH3 बिलो होना चाहिए, जबकि या तो बिलो नहीं है तो अबाउ है। तो इसमें POS होगा, COS नहीं होगा। ट्रांस में आओ, अब ट्रांस में देखो, ट्रांस में यहां पर इसमें ऐसे कट करूं, सामने से कट करूं, सामने से कट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये CH3 इस कार्बन के अबाउ है तो इसके इधर बी आगा तो H अबाउ है, जबकि यहां तो CH3 होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो POS होगा। क्यों होगा, ऐसे कट करने पर अंदर वाले V का तो क्या हो जाएगा, इस वाले V का क्या होगा, हाफ कट, तो बाहर वाले V का क्या होगा, स्लाइस कट। ये वाला V है और ये अनसिमेट्रिकल V है तो इसका तो स्लाइस कट होगा, इसका भी स्लाइस कट हो जाएगा, मतलब इसमें POS होगा। अच्छा COS भी होगा, इसमें COS भी होगा। क्यों होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये रिंग सिमेट्रिकल है और इस पॉइंट के अबाउट अगर ये CH3 अबाउ है तो अपोजिट में ये CH3 बिलो आ रहा है, आया 180 डिग्री एंगल पर। इस पॉइंट के अबाउट ये H अबाउ है तो ये वाला H बिलो है, मतलब POS भी है और COS भी है, ठीक है। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 14 के बाद नेक्स्ट आइए 15th नंबर पर। 15th नंबर में देखो 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, इसको बहुत केयरफुली समझना। ये 1-2 पर सिस है, ये 1-2 पर ट्रांस है, ये 1-3 पर सिस है, ये 1-3 पर ट्रांस है, ये 1-4 पर सिस है और ये 1-4 पे ट्रांस है। अब ठीक से देखना सिस और ट्रांस क्या होगा। यहां पर ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये अबाउ, ये भी अबाउ, इसमें POS ऐसे होगा लेकिन COS नहीं होगा। क्यों, ये सेंटर लिया, सेंटर के अबाउट इधर CH3 आ रहा है तो दूसरा CH3 यहां पर बिलो होना चाहिए, जो कि ये नहीं, ठीक है। POS होगा, COS नहीं होगा इस वाले केस में। अच्छा ये देखो, ये कायरल सेंटर कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, इसमें ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन निकालना भी आना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, अब इसकी बात करें ट्रांस की। तो ट्रांस में यहां पर आप देख रहे हैं इसमें कोई, अगर मैं ऐसे कट करना चाहूं तो इसमें कोई POS नहीं होगा और कोई COS भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली
एक्टिव हो जाएगा, मतलब स्टार मैंने लगा दिया, मीन्स यही वाला अणु ऑप्टिकली एक्टिव है। तो 1-2 में सिस इनएक्टिव, 1-2 में ट्रांस एक्टिव, 1-3 में इसमें पीओएस ऐसे होगा, डायगोनली ऐसे कट कर देंगे, पीओएस होगा लेकिन कोई सीओएस इसमें नहीं होगा, और ये भी कायरल सेंटर, ये भी कायरल सेंटर होंगे, दोनों कायरल सेंटर होंगे, ठीक है। चलो ठीक, सीओएस नहीं होगा, पीओएस तो है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आया। अब 1-3 ट्रांस में देखो, ऐसे कोई इसमें पीओएस नहीं होगा, नाइदर पीओएस नॉर सीओएस, ना तो पीओएस ना ही सीओएस, दोनों के दोनों अनुपस्थित, और दोनों अनुपस्थित हैं तो ये यहां पर कायरल सेंटर, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो याद रखो 1-3 में सिस इनएक्टिव और 1-3 में ट्रांस एक्टिव होगा, ठीक है। चलो ठीक, नंबर 19 में देखो, यहां पर अब ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 4 है, दिस इज 1-4, बिल्कुल अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में ये सिस फॉर्म आ रहा है और ये नंबर 1, तो ये नंबर 4, ये 1-4 पे ट्रांस है, ठीक है। तो ये अगर सिस है तो सिस में पीओएस ऐसे भी होगा, सिमेट्रिकल है, और ऐसे भी पीओएस हो जाएगा, ऐसे कट कर देंगे तो पीओएस इसमें 2 होंगे लेकिन सीओएस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये मैंने सेंटर ले लिया, तो यहां पर CH3 अबाव है, तो 180 पर ये CH3 बिलो होना चाहिए, तो ही 180 पर होंगे, जबकि ये भी अबाव और ये भी अबाव है, तो पीओएस तो है बट सीओएस नहीं है। भाई ये जो क्वेश्चंस आप लोग बना रहे हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। आप 3D के अंदर इनको विजुलाइज कर पा रहे हो तो आप इजीली बना पाएंगे। नंबर 20 पर आओ। नंबर 20 में 1-4 पे ये ट्रांस दे रखा है, 1-4 पे ट्रांस दे रखा है, तो ट्रांस दे रखा है तो ऐसे तो पीओएस नहीं होगा, बट ऐसे कट हो जाएगा, ऐसे काट देंगे यूं, ठीक है। अच्छा सीओएस भी होगा, इसमें तो पीओएस भी होगा तो सीओएस भी होगा, क्यों होगा सीओएस? ये मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट के अबाउट ये 6 मेंबर रिंग तो सिमेट्रिकल है ही सही। अब प्रतिस्थापियों को देखो, इस पॉइंट के अबाउट ये CH3 अबाउ है, प्रतिस्थापी है, तो बिलो में CH3 आ रहा है, तो मतलब COS तो इसमें है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 21 में अगर हम बात करें यहां पर, तो 21 में देखो ये वाला 6 मेंबर रिंग, ये अच्छा 21 और 22 जो मैंने बनाए हैं, ठीक से समझना, ये वाला 21 और ये 19 दोनों सेम है। 19 नंबर मॉलिक्यूल तुम्हें ऐसे लिखा हो सकता है तो ऐसे भी लिखा हो सकता है, याद रखना दोनों एक ही यौगिक है। ये 1-4 पे सिस, तो ये भी 1-4 पर सिस है, और ये जो 22 नंबर है ये 20वां नंबर है। 20 नंबर या 22 एक बात है, ये ट्रांस तो ये भी ट्रांस, तो इस वाले में ऐसे भी पीओएस होगा, ऐसे भी पीओएस होगा, लेकिन सीओएस नहीं होगा। 22 में नो पीओएस, ओनली एंड ओनली सीओएस होगा, ठीक है। 23 की बात करें, 23 बेंजीन दे रखा है, हमको पता है बेंजीन का मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें पीओएस ऐसे भी होगा, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी कट हो जाएगा, ऐसे भी और ऐसे भी, और एक मॉलिकुलर प्लेन भी होगा, तो इसके 7 पीओएस होंगे, ठीक है, और सीओएस भी होगा, सीओएस भी होगा, ठीक है। सेंटर यहां पर मान लेंगे। चलो 24 की बात करें, अब 24 में बेंजीन है, और बेंजीन पर अलग अलग परमाणु लगा रखे हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लेकिन सारे के सारे परमाणु इस बेंजीन के प्लेन में होंगे। क्यों होंगे बेंजीन के प्लेन में? क्योंकि सभी कार्बन का संकरण sp2 होता है, मींस पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेनर है, समतली है, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का स्लाइस कट कर दो, इजीली कट हो जाएगा स्लाइस कट, मतलब इसमें पीओएस तो होगा बट सीओएस नहीं होगा। सीओएस को नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट के अबाउट इधर ब्रोमीन आ रहा है और सेम दूरी पर यहां पर आयोडीन मिल रहा है, ना कि ब्रोमीन, तो पीओएस होगा, सीओएस नहीं होगा, ठीक है। 25 की बात करें, 25 में देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा लिखा हुआ है, 6 मेंबर रिंग है, और 1 और 4 आमने सामने के परमाणुओं पर CH3 अबाव है, CH3 अबाव है, मतलब ये सिस फॉर्म है। तो इसमें हम क्या करें, इसको मैं यहां पर ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट करने पर NH के सामने NH आ रहा है, CO के सामने CO आ रहा है, मतलब रिंग का हाफ कट हो रहा है। और अगर रिंग का हाफ कट हो रहा है
तो इस वाले V का हाफ कट हो रहा होगा, तो बाहर वाले V का स्लाइस कट हो रहा होगा, मतलब CH3 और H का स्लाइस कट हो रहा है, और इधर भी CH3 और H का स्लाइस कट हो रहा है। तो इसमें POS होगा बट COS नहीं होगा। COS तो नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट यहां पर CO है, तो अब इस पॉइंट के अबाउट इधर CO है, लेकिन 180 पर CO नहीं मिल रहा है, इसलिए इसमें COS नहीं होगा। आइए नंबर 26 पर। 26 में देखो, यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे, तो नहीं होगा। क्यों? ऐसे कट करने पर इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इधर NH आ रहा है, इधर CO आ रहा है, इसमें इधर CO आ रहा है, इधर NH आ रहा है, नहीं कटेगा। अच्छा, ऐसे कट करो हॉरिजॉन्टली तो भी नहीं कट होगा। क्यों नहीं कट होगा? ऐसे करने पर NH के सामने इधर CO आ रहा है, नहीं होगा। लेकिन POS तो नहीं होगा, लेकिन COS इसमें होगा। इसमें COS होगा। कैसे होगा COS? इस पॉइंट के अबाउट CO, अपोजिट में CO, इसके अबाउट इधर NH, अपोजिट में 180 पर NH, इसके अबाउट ऊपर CH और इसके अबाउट नीचे CH, जस्ट अपोजिट आ रहा है, तो इसमें POS नहीं होगा बट COS तो होगा। 27, 28, 29 यही मॉलिक्यूल भी चेक करो। यहां पर रिंग ऐसे ही बना रखा है, तो देखो ये साइक्लोब्यूटेन का रिंग है। अब अगर मैं इसको ऐसे कट करूं डायगोनली, तो ये वाला भाग इस भाग का मिरर इमेज है। कैसे? ऐसे कट करने पर ये तो सारे कट हो ही जाएंगे। H के अपोजिट में H आ रहा है, PH के अपोजिट में PH आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी कट कर सकते हो। ऐसे करेंगे तो CH3 के सामने ये अबव में CH3 आ रहा है, मतलब इसमें 2 POS होंगे बट COS नहीं होगा। COS क्यों नहीं होगा? मान लो मैं सेंटर में मैंने पॉइंट ले लिया तो ऊपर CH3 है, तो सामने वाले कार्बन पर CH3 बिलो होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर बिलो में हाइड्रोजन है, तो POS होगा, COS नहीं होगा। इस वाले केस में आओ, इस वाले केस में POS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ऐसे कट करूंगा तो PH के सामने CH3 आ रहा है। डायगोनली कट करो, डायगोनली कट करेंगे तो CH3 के सामने इधर H आ रहा है, तो इसमें POS तो नहीं होगा बट COS होगा। COS कैसे होगा? देखो, ये हमने यहाँ पर इसको ऐसे बनाया, ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट ऊपर CH3 आ रहा है, इधर नीचे CH3 मिल रहा है, इस पॉइंट के अबाउट अबव में PH मिल रहा है, तो बिलो में PH मिल रहा है। इसका मतलब POS नहीं है बट COS तो है। अब 29 एग्जांपल, स्पायरो कंपाउंड दे रखा है, स्पायरो 222 ऑक्टेन। इसमें यहां पर ये एक प्रोपेलर टाइप का शेप होगा। कैसा शेप होगा? प्रोपेलर, मतलब एक ब्रांच, इसको आप ऐसे मान लो, एक ब्रांच इधर निकली हुई 2 कार्बन की, एक 2 कार्बन की ब्रांच इधर निकली हुई और 2 कार्बन की ब्रांच ऐसे निकली हुई। क्या करो? बीच में से ऐसे कट कर दो, इस पूरे मॉलिक्यूल को बीच में से कट कर दो, तो इसमें यहां पर POS तो आ जाएगा बट इसमें COS नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमने कई सारे एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करे POS एंड COS के। अभी कुछ और एग्जांपल है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, और हमें ये अब देखना जरूरी है। प्लीज, मैं तुमसे कह चुका हूं कि ये मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से 3D के अंदर आप विजुलाइज करो, सोचो 3D में ये कैसे होंगे, और फिर आप उसमें POS और COS को चेक करो। आ रही बात समझ? तो मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं, जिस किसी मॉलिक्यूल में POS और COS दोनों के दोनों अनुपस्थित होंगे, वो मॉलिक्यूल प्रकाश सक्रिय होगा, मतलब प्रकाश सक्रियता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलो ये एग्जांपल्स हमने करे, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं अभी। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।